हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 जो 2 मई 2025 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पूछता कैसे है, आप ये नया लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 0 से 10 एम्पियर परास का एमीटर जिसका 7.5 एम्पियर की धारा निरूपित करता है, यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है तो अपेक्षित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो अगर हम बात करें, पहले हम बात करें प्रतिरोधकता की। अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, प्रतिरोधकता की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता को पहले हम अक्सर इसे ग्रीक अक्षर से, यानी ग्रीक जो शब्द होता है, ग्रीक शब्द, इसे किससे निरूपित करते हैं, ग्रीक शब्द से रो से डिनोट किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात समझ लीजिए, रो से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। पूरा हम मैं डिस्क्राइब हुए करते हुए चलूँगा, क्लियर है। अगर हम प्रतिरोधकता के बारे में बात करें, इसका एसआई प्रणाली में जो मात्रक होता है, एसआई प्रणाली में जो इसका मात्रक होता है, किसका, प्रतिरोधकता का, तो एसआई प्रणाली में जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है दोस्त मेरे, ओम मीटर। ये कह रहा है कि जो चालक की प्रतिरोधकता है किस कारक पर निर्भर करती है। तो दोस्त मेरे, अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका जो फार्मूला होता है, आपको हमने वीके स्टडी 2.0 पे थ्योरी वाली क्लास हमने आपको बताया है, आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। वीके स्टडी 2.0 वाले चैनल पर जाइएगा और आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वो 1 साल पहले का वीडियो पढ़ाया हुआ है। जितने भी सारे क्वेश्चंस कराएंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और मेरे पढ़ाए हुए में से आपका फंसा हुआ है क्वेश्चंस, आप जाकर देखिएगा। ठीक है, तो आर बराबर रो इंटू एल बाई होता है। अगर यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो आर मल्टीपल ए अपान एल हो जाएगा। तो रो इक्वल टू क्या आ गया, रो इक्वल टू आ गया आर इंटू ए अपान एल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, तो आर को आपको, आर क्या है यहाँ पे, आर आपका प्रतिरोध है। क्या है दोस्त मेरे, आर जो है प्रतिरोध है। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए जो है इसको बोलते हैं सामग्री। क्या बोलते हैं, सामग्री का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस में होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा। किस में होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, एल क्या है, अगर हम एल की बारे में बात करें तो ये सामग्री की लंबाई है। क्या है, सामग्री की लंबाई है, जिसको किस में मेजर करते हैं, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है। अब रही बात कि कारक, जो कारक होता है ये किस पर निर्भर करता है। तो भैया मेरे, जो कारक होता है ना ही ये चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। पहली बात देखिए कि जो कारक होता है ये चालक की जो प्रकृति होती है, बात को समझिएगा, चालक की जो प्रकृति, चालक की प्रकृति क्या होती है उसके द्वारा इसको निर्धारित करते हैं। जैसे इसमें इसका जो भौतिक गुण है, क्या है इसका भौतिक गुण, और तापमान जैसी जो बाहरी स्थितियां शामिल होती हैं। क्या शामिल होती हैं, बाहरी स्थितियां शामिल होती हैं। ठीक है, बाहरी स्थितियां शामिल होती हैं। ठीक है, उस पर निर्भर करता है, ना कि इसके एरिया पर निर्भर नहीं करता है ना, सामग्री की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, और प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है, इन तीनों पर निर्भर नहीं करेगा। सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध की बात नहीं, प्रतिरोध तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे बोला कि पहले बात चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा।
क्लियर है? इसके मास पर निर्भर नहीं करेगा और इसके व्यास पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रतिरोधकता के बारे में हमने आपको इतना सारा बता दिया, ठीक है, डिस्क्राइब कर दिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किए गए ऋणात्मक कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब ऋणात्मक कार्य कब होगा उसके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूसरा, जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। डी है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक है। हमने आपको वर्क पावर एंड एनर्जी का पूरा हमने आप थ्योरी क्लासेस हमने कराया है। लेटेस्ट वीडियो जाकर देखिएगा 2026 का, उसमें हमने करा रखा है। और ये जो क्वेश्चन जहाँ से आया हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन जहाँ से आया हुआ है हमने इस क्वेश्चन को कराकर इसको रखा हुआ है, इस करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को क्या किया हूँ मैं, करा चुका हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए अगर हम बात करें, पहले हम फार्मूला आपको बताए थे कि दोस्त मेरे W बराबर होता है F इंटू डी होता है। यदि किसी एंगल पर होगा तो W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। अब यही थीटा की जो वैल्यू है ना, इसी पर डिपेंड करता है कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा या क्या होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, F जो F है ये क्या है, F जो है लगाए गए बल का परिमाण है, लगाए गए बल का परिणाम है। D क्या है हमारा, जो D है वस्तु के विस्थापन का परिमाण है। क्या है, वस्तु के विस्थापन का परिमाण है। समझिएगा बात को, क्लियर है ना। थीटा क्या है, थीटा आपके जो बल सदिश और विस्थापन सदिश के बीच का कोण है। क्लियर हो रही है बात? इतनी समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? मैं पूरा डिस्क्राइब करके फिर क्वेश्चंस को मैं टिक करूंगा। क्लियर है बात? नोट करके लिखिएगा कि यदि जो धनात्मक कार्य होंगे, एक पूछता है कि धनात्मक कार्य कब होंगे, दूसरा पूछता है ऋणात्मक कार्य कब होगा, जो अभी पूछा हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है। पहला धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, तीसरा पूछता है कि शून्य कार्य कब होगा। तो ये 3 केसेस बनते हैं, 3 कंडीशन बनती हैं इसमें। कितनी कंडीशन बनती है दोस्त मेरे? 3 कंडीशन आपका बनता है। क्लियर है ना। तो धनात्मक कार्य कब होगा, हमने बताया था जब बल और विस्थापन क्या हो, एक ही दिशा में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कब, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक कार्य होगा, ठीक है। लेकिन जब बल और विस्थापन अगर हम बल और विस्थापन की बात करें, जब विपरीत दिशा में होगा, किस पर होगा, जब विपरीत दिशा में होगा, तो बल और विस्थापन जब विपरीत दिशा में होगा दोस्त मेरे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180, यानी कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे, हम इस वाले फार्मूले में W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा की यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो कॉस -1, तो यानी कार्य कितना हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अभी मैं क्वेश्चंस पर आऊँगा। अब शून्य कार्य कर होगा जब बल क्या हो, बल विस्थापन के लंबवत हो। बल विस्थापन के क्या है, बल विस्थापन के क्या है, जब लंबवत हो। लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी W बराबर 0। तो 3 कंडीशन बनता है
और यहीं हम क्वेश्चंस पूरे इस कंडीशन को हमने पढ़ा रखा है। हमारे चैनल जाइएगा वीके स्टडी 2.0 पे हमने पूरा इसको करा रखा है। तो यही कह रहा है कि ऋणात्मक कार्य कब होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब बल विस्थापन के लंबवत दिशा में होता है तो लंबवत दिशा में होता है तो कार्य शून्य होगा, ये नहीं होगा। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल, जब बल, अभी हमने बताया था, जब बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को, कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में घर की जो बाहरी दीवार का रंग सफ़ेद रखना पसंद किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रखता है। सफ़ेद रंग दीवार को अत्यधिक टिकाऊ बनाता है। सफ़ेद रंग अच्छा दिखता है या नन। अब देखिए, गर्मी के दिन में अगर हम बात करें कि जो गर्म के जो दिन होते हैं, है ना, उसमें जो सफ़ेदी करवाते हैं, ठीक है, जो लोग सफ़ेदी करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सफ़ेदी होती है ना, तो क्या करती है, जो सफ़ेद रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश को ये परावर्तित कर देते हैं। जब परावर्तित करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई दीवार है, इसमें हमने वाइट पेंट करवाया हुआ है, क्या वाइट हमने पेंट करवाया हुआ है। जब सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के इस पर आएंगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ सूर्य किरणें आई, रिफ्लेक्ट होकर के फिर इधर चली गई, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जो आंतरिक वातावरण होता है, अंदर का जो वातावरण होता है ना, ये ठंडा होता है, इसलिए हम इसको करते हैं। अगर ये ब्लैक होता तो ये एब्जॉर्ब कर लेता, ब्लैक होता तो क्या कर लेता, ये एब्जॉर्ब कर लेता। क्लियर हो रही है कि बात की नहीं हो रही है, बताइए। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है। अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चंस पे आ जाइए कि निम्न में से कौन सा पूरक प्रोटोकॉल है। ये मुझे लगता है ये है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चंस, ठीक है। इसे भी देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा पूरक प्रोटोकॉल है जो नॉन ASCII डेटा को ईमेल के माध्यम से भेजने की सुविधा देता है। ईमेल के माध्यम से भेजने की क्या करता है, सुविधा देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। यहाँ कह रहा है कि जो हमारा नॉन जो ASCII डेटा को ईमेल के माध्यम से भेजने की सुविधा देता है, तो अगर हम बात करें किसकी, HTTPS की बात करें, HTTPS की अगर हम बात करें, तो इसका जो मतलब होता है, यहाँ पर नोट करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे MIME का मतलब हो गया कि जो आपका जो वेब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, MI यहाँ का मतलब मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME, यानी निम्न में से कौन सा पूरक प्रोटोकॉल, तो यही मल्टीपर्पस इंटरनेट एक्सटेंशन जो है, ये नॉन ASCII डेटा को ईमेल के माध्यम से क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, यानी MIME। अगर हम DNS की बात करें, तो DNS का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन। क्या होता है, D से डोमेन, N से डोमेन के बाद N से क्या हो जाएगा, नेम, और S से क्या हो जाएगा, सिस्टम। S से क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा।
क्लियर है? बिल्कुल। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम तापमान और जमी हुई मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करिए। बताइए क्वेश्चन का आंसर कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिया है कि निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम तापमान और जमी हुई मिट्टी पाई जाती है। तो आपका जो मरुस्थलीय में तो होगी नहीं मिट्टी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी नहीं होता, और इसके बाद जो चारागाह है हमारा, तो चारागाह में भी क्या होगा, हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा टुंड्रा है, तो टुंड्रा में क्या होता है, इसमें बहुत कम तापमान और जमी हुई मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? इसमें क्या होता है कि बहुत कम तापमान होता है, जमी हुई मिट्टी होती है। लेकिन अगर हम मरुस्थल की बात करें, ठीक है, तो इसमें मरुस्थल में बहुत कम वर्षा, पहली बात समझिएगा, बहुत कम वर्षा होती है और अत्यधिक तापमान होता है। क्या होता है? अत्यधिक तापमान होता है। ये तो क्लियर है। और मिट्टी विशेष रूप से जमी हुई नहीं होती है इसमें, क्योंकि रेत होता है, तो मिट्टी इसमें विशेष रूप से जमी हुई नहीं होती है, पहली बात। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, इसमें बहुत गर्मी होती है ना, बहुत गर्म होता है, बहुत अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? बहुत अधिक वर्षा होती है, और इसमें मिट्टी जमी हुई नहीं रहती है, जमी हुई नहीं रहती है। ठीक है। चारागाह क्या है? तो चराई के लिए जो उपयोग किया जाता है, चराई के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतिबंधित घास मैदान है ना। इसमें क्या होती है, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। मिट्टी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। अगर मैं टुंड्रा की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं टुंड्रा की बात करूं, तो टुंड्रा क्या होता है? ये जो होता है पारिस्थितिक तंत्र आर्टिक और क्या होता है, अल्पाइन क्षेत्रों में होता है, अल्पाइन क्षेत्रों में होता है। ठीक है। जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे औसत तापमान बहुत क्या होता है, कम होता है। यहाँ का जो औसत, जो एवरेज तापमान होता है, औसत तापमान, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो ये आप नोट करिएगा। क्लियर हो गई? 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। अब चलिए 6ठे नंबर पर चलते हैं। 6वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि जो है, 6वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि विषैले धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है, विषैले जो धूल है उसको निपटाने के लिए कौन सी इसमें सुरक्षित विधि है। इसे तनुकरण के लिए वायु में छोड़ देना चाहिए। गलत बात है भाई, तनुकरण के लिए वायु में छोड़ देने से, और मतलब कि ये सुरक्षित विधि है ही नहीं। इसे खुले क्षेत्र में झाड़ना चाहिए, ये भी गलत है। विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है। क्लियर है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये क्या है, आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? ठीक है। 7वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा रव स्तर दीर्घकालीन समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है। इसमें कौन सा है? ठीक है,
तो डीबी का मतलब पहले समझिए कि डीबी का मतलब क्या होता है। डीबी मतलब डेसिबल, मतलब डीबी का मतलब क्या होता है, डेसिबल। मतलब ध्वनि को जो हम मापते हैं ना, ध्वनि को मापने के लिए हम डीबी यूनिट का प्रयोग करते हैं, यानी डेसिबल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो अगर हम बात करें कि 90 डेसिमल के रॉ के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर क्या होता है, अगर 90 डेसिबल होगा, 90 डीबी होगा, तो इसके संपर्क में रहने पर क्या होता है, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। अगर लंबे समय तक इसमें रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो 90 डेसिमल हमको क्या होता है, 90 डेसिमल ये हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। 90 डेसिमल क्या होता है हमारे लिए, ये हानिकारक होता है। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? ठीक है। 8वां नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, जो विद्युत शक्ति है धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, या विद्युत शक्ति जो है वोल्टता गुणे धारा, विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता अपान धारा, विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता स्क्वायर बटा प्रतिरोध। भैया मेरे ये जो क्वेश्चंस है, मैं वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर कर रहे हैं, कार्य शक्ति ऊर्जा हमने आपको पढ़ाया हुआ है। कार्य शक्ति ऊर्जा में मैंने ये पूरे डिटेल्स में आपको थ्योरी वाले क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। वीके स्टडी 2.0 चैनल पे जाकर आपको देखिएगा, ये हमने पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, पूरा हमने क्या किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। पहली बात, अगर हम बात करें इन दोनों में रिलेशन की बात करें, तो हमने आपको बताया था कि P बराबर, आपको मैंने बताया है कि W/T तो होता ही होता है, और P बराबर W बराबर mgh/T होता है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। क्लियर है? और मैं बताया था कि P बराबर V/I होता है। अगर इसमें करेंगे, एक फार्मूला मैं बताया था P बराबर V²/R होता है, एक फार्मूला बताया था कि P बराबर V²T/R होता है। तो ये सारे हमने आपको फार्मूले बताया था, लेकिन हमने आपको ये फार्मूला नहीं बताया कि P बराबर V/I होता है। भैया मेरे ये कभी आपको बताया? नहीं बताया, तो ये गलत है। तो देखिए मैच कर लीजिए, तो P बराबर धारा का स्क्वायर यानी I²R, ये सही है आपका। विद्युत शक्ति P बराबर V/I, ये भी सही है। और विद्युत शक्ति P बराबर V/I, ये हमारा गलत हो गया। और विद्युत शक्ति P बराबर V²/R, ये हमारा सही हो गया। यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, ये सही नहीं है। सी जो ऑप्शन है, ये विद्युत धारा बराबर वोल्टता अपान धारा, विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता अपान धारा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए 9वां क्वेश्चन भी ये आया हुआ है कि किसी परिपथ में विद्युत शक्ति P का उचित निरूपण नहीं करता है, किस रेफरेंस में धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को प्रतीकात्मक रूप से क्रमशः I, V और R के रूप में लिखा जाता है। भैया मेरे मैं अभी बताया कि किसको निरूपित नहीं कर सकते आप। भैया P बराबर हमने बताया था कि V/P बराबर होता है V/I, इसे कर सकते हैं। P बराबर V²/R, इसे भी कर सकते हैं। क्लियर? P बराबर I²R होता है, इसे भी कर सकते हैं। लेकिन P बराबर IR² नहीं होता, IR² नहीं होता, तो ये नहीं होगा और सब होगा। तो कौन निरूपित कह रहा है कि P का उचित निरूपण नहीं करता है, तो ये नहीं करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो ये बोल रहा है कि किसको निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे। अब आप कहेंगे कि सर सच बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आया हुआ था उसमें। मैं कहा कि बिल्कुल दोस्त, ये आया हुआ था। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को संयुक्त रूप से अगर हम बात करेंगे, तो भैया मेरे यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये जाकर देखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा का हमने योग पढ़ाया था, और पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। क्या होता है गतिज ऊर्जा? हाफ mv² हमने बताया हुआ है। स्थिति ऊर्जा क्या होता है? mgh, हमने आपको ये सब बताया हुआ है पूरे।
समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हम सब आपको बता के चलें। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक। यांत्रिक कौन सा रूप होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूप होता है। 10 का ए वाला ऑप्शन आपका, 10 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलिए, अगर अब हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल से आया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोधक पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम का मतलब ये होगा कि आपका पार्श्व इन्वर्स करके, है ना। तो पहले देखिए, R1 की हमारी वैल्यू दी हुई है 10 ओम और R2 की वैल्यू दी हुई है 20 ओम और R3 की वैल्यू दी हुई है 60 ओम। इतने प्रतिरोध है। अगर पार्श्व के रूप में कर रहा है तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो ये सारी चीज़ें होता है आपका, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/R1 की वैल्यू 10, इसका 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो ये 6 बार में, 20 3 60, 3 बार में, ये 1 बार में, तो 6 3 9 1 10, 10/60 आ जाएगा। तो 1/R बराबर कितना आ गया? 10/60 आ गया। अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो 60/10, तो R का मान कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। तो R का मान 6 ओम इज द राइट आंसर। तो भैया मेरे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे आप करेंगे। पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, इसका मतलब ये कह रहा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इन्वर्स होता है। तो जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो 1/R हो जाएगा। क्लियर है होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर होगी कि बात नहीं होगी? आपको बताइए, ये बात क्लियर हो रही है? बताइए, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलिए, फिर 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भैया मेरे, अपना खुद का वो भोजन उत्पाद कर रहा है, यानी वो उत्पादक है। क्या है दोस्त मेरे? उत्पादक है। उसे क्या बोलेंगे हम? उत्पादक बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आपको? बताइए, ये सब क्लियर हुआ? ये सब बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, कभी कल सिंपल क्वेश्चंस भी डाला हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 12 के बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश जो है, 1 मिनट, 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रथम जो स्रोत होता है, तो पहले तो सूर्य का प्रकाश ही होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले अगर पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछेगा तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश इज द राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती हैं? जो स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा की किस श्रेणी में आती हैं? तो स्थिति ऊर्जा की बात किया जाए, वो यांत्रिक ऊर्जा की श्रेणी में आती हैं। किसकी श्रेणी में आती हैं दोस्त मेरे? यांत्रिक ऊर्जा की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल्स आ गया। न्यूमेरिकल्स क्या है कि 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध, दो प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, यदि दिया गया वोल्टेज 250 कितना है? यदि दिया गया वोल्टेज 250 वोल्ट है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आई की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? तो पहले हम बताए थे कि पहले श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए ये सब आप वीडियो देखिएगा जा करके, प्लेलिस्ट में 1 साल के पड़ी हुई है। आप इसको वीडियो देखने के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, कहिएगा कि सर आपके पढ़ाए हुए ही में से पूछा गया है, ठीक है। अगर जब भी श्रेणी क्रम की बात करेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर समांतर में पूछ दिया तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो हम अभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं।
क्लियर है। तो टोटल R जो आ जाएगा, ये पहला 20 ओम दिया हुआ है और दूसरे का दिया हुआ 30 ओम, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 ओम। कितना आ जाएगा? 50 ओम। और V की वैल्यू आपका दिया हुआ है 250 वोल्ट, और आपको पूछ क्या रहा है? धारा। तो फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R। सिंपल क्वेश्चन है। V का मान दिया है 250, I निकालना है, R का मान दिया है 50, तो I बराबर हो जाएगा 250/50। कैंसिल कर लेंगे ये 5 बार में, तो I बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। I बराबर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त मेरे? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? जो मैं बता रहा हूँ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर अगर मेजरमेंट हमको करना है तो थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। देखिए, एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मूल राशियाँ हम बीमाएं और सूत्र हमने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि बीमा और राशियां क्या होती हैं। ठीक है, आप जा करके देखिएगा कि बीमाएं क्या होती हैं, बीमा राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है ना? क्लियर है। अगर हम बात करें मूल राशियों की, तो जो हमारी मूल राशियां होती हैं, हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ले रहे हैं। तो मूल राशियां हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो मूल राशियों का पहला जो मूल राशियां होती हैं वो होता है लंबाई, समझिएगा बात को। और दूसरे की अगर हम बात करें, वो होता है हमारा द्रव्यमान। तीसरा होता है हमारा समय। ठीक है। चौथा जो होता है हमारा विद्युत धारा। ठीक है। पांचवा जो होता है हमारा तापमान। छठा होता है पदार्थ की मात्रा। बात को समझिएगा। और सातवां जो होता है ज्योति तीव्रता। ठीक है। अब ये सब हमारी क्या है? मूल राशियां हैं, वहीं दिया हुआ। तो लंबाई, दूरी, चाल, त्वरण इसमें तो है ही नहीं। तापमान, दाब, आयतन, तापमान तो है लेकिन दाब, आयतन है नहीं, ये होगा नहीं। बल, शक्ति, ऊर्जा इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो लंबाई भी है, द्रव्यमान भी है, समय भी है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अगर लंबाई को किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करते हैं। द्रव्यमान को किस में करते हैं? तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। समय को किस में से करते हैं? तो सेकंड में मेजर करते हैं। विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं? तो एम्पीयर में। तापमान को किस में? तापमान का मात्रा केल्विन में। पदार्थ की मात्रा को किस में करते हैं? तो पदार्थ की मात्रा को मोल में करते हैं। ज्योति तीव्रता किस में करते हैं? तो ज्योति तीव्रता को कैंडिला में करते हैं। किस में करते हैं दोस्त मेरे? कैंडिला में। लिख लीजिएगा बढ़िया से, ज्योति तीव्रता किस में करते हैं हम? कैंडिला में। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो ऐसे डिस्क्राइब करके पढ़ा करिए। क्लियर है बात? ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने अपने मन से मैं करा नहीं रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आप जा करके मिला लीजिएगा क्वेश्चंस को। 18 नंबर क्वेश्चंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। 18 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 नंबर क्वेश्चंस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। देखिए, 18 नंबर जो क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, तो ये क्या कहना चाहता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। कह रहा है कि जो प्रास दिया हुआ है आपका, तो 0 से लेकर के कहाँ तक दिया हुआ है? 0 से लेकर के 1 एम्पियर में 0 से लेकर के 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होते हैं। तो पहले कुल परास अगर हम निकालेंगे दोस्त मेरे, कुल परास, तो ये 2a हो जाएगा। 2a माइनस 0 यानी 2a। ठीक है। और विभाजकों की संख्या, अगर हम विभाजकों की संख्या बोलें तो ये 20 है। कितना है? 20 है। हमसे पूछ रहा है कि अल्पत मान ज्ञात कीजिए। तो अल्पत मान का जो फार्मूला होता है, कुल परास क्या हो जाएगा? कुल परास अपान विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? विभाजकों की संख्या। क्लियर है दोस्त मेरे? कुल परास का मतलब कितना हो गया? कुल परास है 2, विभाजकों की संख्या 20, यानी आ जाएगा 1/10, यानी 0.1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.1। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 0.1 एम्पियर इज द राइट आंसर। 0.1 एम्पियर इज द
राइट आंसर। क्लियर हो रही है आपको बात? ये जो हमने अभी कराया क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। तो भैया मेरे मानव शरीर का औसत तापमान जो अगर हम बात करेंगे ये 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। औसत तापमान की बात पूछेगा तो औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने इसमें आपको फार्मूला भी बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था? मैंने बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस का C/5 F-32/9 F-K-273/5 और R/4 बताया था, ठीक है। र्यूमर बोलते हैं। ये आप याद करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे ऊष्मारोधी और चालक दोनों ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं। जो ऊष्मारोधी होगा और चालक होगा ऊष्मा को अपने से आसानी से कभी गुजरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऊष्मारोधी है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक होता है? बिल्कुल नहीं, कुचालक होता है। लकड़ी ऊष्मा का सुचालक होता है? बिल्कुल नहीं। रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक है। ये सही है आपका। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है। यानी हमने आपको 20 क्वेश्चंस करा दिए। कितने क्वेश्चंस करा दिए हमने आपको? 20 क्वेश्चंस करा दिए। क्लियर है। अब हम 21वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम? 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिलान कर ये बोल रहा है कि एसआई प्रणाली मात्रा के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? थोड़ा सा ऊपर हो गया। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि एसआई प्रणाली मात्रकों के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? हमने अभी बताया था कि मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं हमने आपको ये भी बताया था, कौन कौन से आपके मूल मात्रक होते हैं अभी हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर है बात कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने आपको करा रहा हूँ, ये सब आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें हम तो पहला कह रहा है कि योजना जो निर्माण होता है हमारा, जैसे कह रहा है योजना निर्माण घरों के अग्र उन्नयन तीव्र और नींव की जो ड्राइंग होती है, तो ये जो होती है ये हमारे सिविल इंजीनियर लोग करते हैं। कौन करते हैं? सिविल इंजीनियर लोग करते हैं, ठीक है। और परिपथ आरेख और विद्युत सांद्र ये जो हमारा करते हैं, ये कौन करते हैं? परिपथ वाले। रिवेट जोड़ और वेल्डर जोड़ ये हमारा मैकेनिकल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मैकेनिकल के अंतर्गत आएगा। परिपथ आरेख और विद्युत संस्थापक ड्राइंग, तो परिपथ और विद्युत आरेख संस्थापक जो ड्राइंग होता है ये इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं। कौन से करते हैं? इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। और पीसीबी ट्रैक ड्राइंग जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं। तो क्यू ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? क्यू ऑप्शन हो जाएगा, है ना। समझ बातें आ रही हैं? बिल्कुल। 23 नंबर कह रहा है कि अग्निशमक जो यंत्र है, यंत्र के उपयोग के संबंध में सही है। जैसे अग्निशमक जो यंत्र है हमने पढ़ाया हुआ है सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, हमने उसमें ये क्वेश्चंस कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है कि जहरीली धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार के आग को बुझाने का प्रयास करना सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। परवाह किए बिना तो कुछ करना ही नहीं है भैया, मेरे परवाह करना चाहिए। फिर कह रहा है कि PASS तकनीकी जिसका अर्थ होता है, पहला P का मतलब होता है पुल, दूसरा A का मतलब होता है एम, और S का मतलब होता है स्क्यूज, और एक S का मतलब होता है स्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 इज द राइट आंसर। ये सही है। हमें अपनी परवाह करना है, इसलिए अगर परवाह करना होता पहला तो दोनों सही हो जाता, ठीक है। पहले अपनी परवाह करनी है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल।
नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्यात्मक बीमा ऐप के बारे में सही कथन बताइए। तो अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्यात्मक बीमा ऐप के बारे में, तो इसमें क्या सही कथन है। पहला है कि जो कार्यात्मक बीमाएं हैं और घटक या स्थान के लिए कार्य के लिए आवश्यक है, या कार्यात्मक बीमाएं आमतौर पर बिना किसी सीमा के भैया बिना किसी सीमा के अंदर दर्शाई जाती है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी कल के वीडियो में हमने पढ़ाया था कि उसकी सीमा निर्धारित होती है, तो ये तो गलत हो गया। कार्यात्मक बीमाएं केवल संदर्भ उद्देश्यों के नहीं, रेफरेंस लाइन के लिए नहीं होती, रेफरेंस के लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है। यानी कार्यात्मक बीमाएं घटक या स्थान कार्य के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल ए फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल ए फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर है ना बात? बताइए, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये वाली क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल होनी भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब 50 जो है आपका 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु को क्या किया जा रहा है, 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक लाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। किसके अनुदिश? क्षैतिज रेखा के अनुदिश। जो क्षैतिज रेखा के अनुदिश हमने आपको बताया हुआ है कि आपका जो होगा क्या होगा, W बराबर FD cos थीटा। अभी हमने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, W बराबर FD cos थीटा। यहाँ पे आप लिखेंगे ना W बराबर FD cos थीटा, तो W बराबर क्षैतिज है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। जब 0 होगा तो ये पूरा 0, यानी कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कार्य हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर है बात? देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मान एसआई मात्रक में क्या होगा। तो भैया मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 9 18, ये हो जाएगा 25/9। तो 25/9 यानी इसको भाग करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 कितना बच गया इसमें, 7, 9 दूना 18, इसमें बच गया आपका कितना 7, 0, 9 7 63, यानी आ जाएगा 2.7 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बात? बताइए क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा विस्तृत बताया हुआ है कि देखिए दोस्त ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है कि आप इस टाइप से करिएगा क्वेश्चंस को, तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात नहीं है? कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे बताइए, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने बताया था कि 1 किलोवाट घंटे अगर जूल में परिवर्तित करना है तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। हमने यही बताया था। कभी भी 7 नहीं होता, कभी भी 5 नहीं होता, कभी भी 3 नहीं होता, होता कितना है 10⁶, ये याद रखिएगा। अगर 1 वाट घंटा पूछेगा तो 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परिपथ आरेख में नीचे दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो नीचे दिया गया प्रतीक जो हम वोल्ट मीटर कतई नहीं दर्शाएगा, क्योंकि वी होता है। वोल्ट मीटर स्रोत ये भी नहीं होगा। प्रतिरोधक मतलब आर होता है, ये परिवर्ती प्रतिरोधक को डिपेंड करता है, दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये परिवर्ती प्रतिरोध को दर्शाता है। परिपथ आरेख में नीचे गए प्रतीक क्या है, ये प्रतीक किसको दर्शा रहा है, तो परिवर्ती प्रतिरोध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, परिवर्ती प्रतिरोध को दर्शा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जी।
विज्ञान में किए गए कार्य को किस रूप में किए गए कार्य मतलब अभी हमने बताया था कि बहुत एक ही टाइप को बहुत क्वेश्चंस बना दिया है। W बराबर F इंटू डी। कार्य करने की दर को हमने बताया था कि शक्ति बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ना बात? क्लियर। ऊष्मा चालक, जो ऊष्मा चालक ऊष्मा को अपने से गुजरने देता है। सभी प्लास्टिक ऊष्मा के सुचालक होते हैं। भैया मेरे ये तो गलत हो गया पहली बात। और ऊष्मा चालक ऊष्मा को अपने से गुजरने देते हैं, तो केवल फर्स्ट सेकंड इधर राइट आंसर बिल्कुल सही। अपने से क्या करते हैं? ये गुजरने देते हैं। क्लियर है बात कि नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 से 10 एम्पियर पर आज का 1 मीटर इतने मीटर धारा निरूपित करता है। यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6.2 एम्पियर हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चंस को बताइए, इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप? क्वेश्चंस को करिए और इस क्वेश्चंस को बताइए। करिए भाई। पहले देखिए इसमें क्या है, आपका फार्मूला है, ठीक है। पहले फार्मूला याद रहेगा तभी आप किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। पहले फार्मूला आप इसमें नोट करिएगा। पहले जो फार्मूला होता है इस फार्मूले को आप नोट करिएगा। कौन सा फार्मूला? आपेक्षिक त्रुटि का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? आपेक्षिक त्रुटि का फार्मूला होता है। ये क्वेश्चंस एक बार पूछ दिया तो बार बार पूछेगा ही। अगर आ गया एक बार, त्रुटि बराबर होता है मापा गया मान, मापा गया मान माइनस वास्तविक मान, वास्तविक मान। मापा गया मान बटा वास्तविक मान और इसके बटे फिर वास्तविक माप, फिर क्या हो जाएगा? वास्तविक मान। क्लियर है? तो मापा गया माप कितना है? मापा गया माप ये है, मापा गया माप, मापा गया माप ये है। मापा गया मान ये है हमारा 7.5 निरूपित करता है, यानी मापा जाता है। क्लियर है? वास्तविक माप क्या है? तो वास्तविक माप भैया मेरे 6.2 एम्पियर दिया हुआ है। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है? बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे? आपेक्षिक त्रुटि निकाल लेंगे, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि निकाल लेंगे। और आपेक्षिक यहाँ पे एक और होता है आपेक्षिक त्रुटि। अगर हमको आपेक्षिक त्रुटि निकालना है तो एक और फार्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि। पहले निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका होता है मापा गया मान, मापा गया मान माइनस क्या होता है? माइनस वास्तविक, वास्तविक मान। क्लियर है? क्या होता है? वास्तविक माप। अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो मापा गया मान कितना दिया है? 7.5 दिया हुआ है। वास्तविक माप कितना है? 6.2 है। इसको जब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा। यानी निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई? 1.3 आ गई। और निरपेक्ष त्रुटि आ गई तो आपेक्षिक त्रुटि का एक और फार्मूला बन गया। कौन सा? आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, माइनस निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि भागे कौन सा? वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि कितना है? 1.3। वास्तविक मान कितना है? 6.2। इसको जब डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.2096 आ जाएगा और 100 से हम मल्टीपल करेंगे परसेंटेज, तो इसका आ जाएगा 20.96%। यानी आपेक्षिक त्रुटि कितनी आ जाएगी हमारी?
सी वाला ऑप्शन आ जाएगा 20.96% इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये डायरेक्ट आप फार्मूला भी आप याद करिएगा। अपेक्षित त्रुटि का फार्मूला क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला पूछ भी सकता है आपसे। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा के पृष्ठ पर कितना भार होगा। तो हमने बताया था कि चंद्रमा पर जो पृष्ठ का भार होता है, जो चंद्रमा पर पृष्ठ का भार होता है, पृथ्वी के जो भार का कितना होता है, 1/6 होता है। यानी 60 यहाँ दिया हुआ है न्यूटन, 1/6 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। यानी कितना आ जाएगा इसका, 10 न्यूटन। चंद्रमा पर कितना होगा, 10 न्यूटन। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो ये हमने 33 क्वेश्चंस आपको कराए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। किसमें है, हम थोड़ा जल्दी में करा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।